Laser. Laser means light amplification by stimulated emission of radiation. Laser principle is based on the phenomenon of stimulated emission, and stimulated emission की थ्योरी सबसे पहले किसने थ्योरेटिकली स्टिमुलेटेड एमिशन को सबसे पहले किसने बताया? आइंस्टाइन ने 1916 में। आइंस्टाइन ने ये कहा कि जब इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन with matter inside a black body or inside a black chamber, there are thermodynamic equilibrium when there is spontaneous emission and stimulated absorption of radiation. So there is thermodynamic equilibrium. But because in laser we get highly intense unidirectional monochromatic light, so Einstein predict that there must be some other phenomenon, that is the stimulated emission. He described the stimulated emission theory, which is the basic principle for laser emission. An atomic system, एटम का जो सिस्टम है वो क्या है? एटम सिस्टम क्या है कि it is having the discrete energy states. Atom is having, or we may said that atom is characterized by discrete energy state. So emission जो दो रेगुलर प्रोसेस अंडरगोन बाय एटम्स थे वो थे एब्जॉर्प्शन and emission. These are two regular process in which atoms undergoes. Absorption may be known as the induced absorption, because absorption कभी भी absorption किस चीज़ का है? Absorption of electromagnetic radiation. Atoms when absorb electromagnetic radiation of discrete energy h nu, then it goes to its higher energy state, that is known as the excited states of an atom. But atom can live in this excited state for a time below 10 raised to power minus 8 seconds. After that, it is spontaneously emitting radiation of same energy values
and comes back to the ground state E1. So these two are the regular processes undergone by the atoms, induced absorption and the spontaneous emission. जब भी कोई एटम ग्राउंड स्टेट E1 में एनर्जी डिस्क्रीट एनर्जी को, क्योंकि ये करेक्टराइज ही डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स में किया गया है एटम को, तो डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी को जब ये एब्जॉर्ब करता है इन द ग्राउंड स्टेट इट्स जम्प टू द एक्साइटेड स्टेट. बट एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ ये 10⁻⁻8 सेकेंड तक रह सकता है. उसके बाद ये अपनी उसी एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को छोड़ते हुए, एमिट करते हुए, एमिशन करते हुए उस एनर्जी का ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है. जब ये इस एनर्जी को एमिट करता है, इस एमिटेड एनर्जी की वेवलेंथ, इस एमिशन के दौरान जो भी वेवलेंथ इसने एमिट की है, उस वेवलेंथ की वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जिस भी रीजन से मैच होती है वही वेवलेंथ इस एटम के द्वारा छोड़ी गई रेडिएशन की हमें दिखाई देगी. अगर ये ब्लू रीजन ऑफ द विजिबल रीजन के ब्लू कलर से मैच करती है तो हमें ब्लू दिखाई देगी. रेड से मैच करते हो रेड, अगर इंफ्रारेड से वेवलेंथ मैच करते हो तो इंफ्रारेड में. बट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट पर मोनोक्रोमैटिक, हाईली इंटेंस मोनोक्रोमैटिक, यूनिडायरेक्शनल और परफेक्टली कोहेरेंट बीम नहीं मिल सकती. सो ही डिस्क्राइब द स्टिमुलेटेड एमिशन. What is stimulated emission? Einstein described that if the atoms are already in the excited state, अगर एटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में हैं और उस एक्साइटेड स्टेट में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स एटम इज ऑलरेडी इन एन एक्साइटेड स्टेट, मीन्स कि उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है एंड इंसिडेंट एनर्जी को और उसकी एनर्जी वैल्यूज़ में हम ऐड कर देते हैं. मीन्स हमने एक्साइटेड स्टेट में एटम को लिया और फिर उसमें और एनर्जी को हमने इंसिडेंट करवा दिया, तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. इट मीन्स जब ये एटम ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, इट विल एमिट द 2 photons and it will emit the 2 photons because these photons are emitted at the same time, so they will be having a constant phase, they have the same phase throughout and so they interfere constructively, hence they will increase the intensity of emitting radiation and that will also the मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक को हम आगे अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे. सो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विल इंक्रीज व्हेन द एटम्स आर ऑलरेडी इन द एक्साइटेड स्टेट. सो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है कि अगर एक्साइटेड स्टेट में, E2 स्टेट में कोई भी एटम अगर ऑलरेडी है और उसको ट्रिगर किया गया है और फोटोन देकर, तो वो इंड्यूस करेगा उस एक्साइटेड एटम को कि वो एमिट करे एनर्जी हायर देन द इनिशियल वैल्यू. एमिटेड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्शन है, फेज है, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होगी जो इंसिडेंट फोटोन की होगी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्टिमुलेटेड
emission. तो स्टिमुलेटेड एमिशन हमारे पास क्या है? फोटोन emitted during this emission has the same energy as the incident photon, and this photon is in the same direction and has the same phase as the initial photon. So इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए, अगर हम कंसीडर करें कि वी हैव एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, तो हमने इन दो एटम्स को, या पहले हम एक एटम कंसीडर कर लेते हैं इन द एक्साइटेड स्टेट E2। हमने एक एटम कंसीडर कर लिया। एक्साइटेड स्टेट में होने का मतलब है कि दिस फोटोन इज इन द एक्साइटेड स्टेट बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस एनर्जी E2। इसने इस एनर्जी को एब्जॉर्व किया हुआ है, जिसके कारण ये एक्साइटेड स्टेट में है। अब if let us consider the one photon h nu incident on this atom in excited state, then what will happen? This atom will now release two photons h nu and h nu, which are with same phase, same polarization, and which are the coherent with respect to each other. Now let us consider now these two photons incident on two more atoms in the excited state. ये दो फोटोन जो सेम फेज सेम पोलराइजेशन के हैं, ये दोनों अब इंसिडेंट करते हैं दो और एटम्स पर जो कि एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी हैं। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस एटम विल एमिट टू फोटोन एंड आल्सो दिस एटम विल एमिट द टू फोटोन। तो क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो मल्टीपल हो गए। पहले एक फोटोन अंदर आया था, उससे दो मिले, दो के अब ये कितने हो गए? 4 हो गए। लेट अस कंसीडर नाउ अगेन दीज 4 फोटोन्स इंसिडेंट ऑन द 4 एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। नाउ these 4 photons incident on 4 more atoms in the excited state. So again the atom is already in the excited state, so it will release the 2 photon with the same polarization, also these 2 photon with same polarization, and also these 2 photons with same polarization, and these 2 photons with same polarization. Now the number of photons are again multiple of the former, so we have now the photon 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक प्रोसेस कंटिन्यू हो गया। हम कंसीडर कर सकते हैं कि 8 फोटोन अब ये 8 एटम पर आगे इंसिडेंट करते हैं। अगर ये 8 फोटोन अब आगे 8 एटम पर इंसिडेंट करेंगे, तो हमारे पास अब फोटोन जो सेम फेज में आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 60। सो इट मीन्स द फोटोन्स each and every time multiple with each other, and there is the increase in the intensity of light beam. So the intensity of light beam increases, intensity increase हो जाएगी, and also this process is known as the amplification of light। इसमें क्या हो गई? एम्प्लीफिकेशन हो गया लाइट का, तो दिस इज नोन एज लाइट एम्प्लीफिकेशन। नाउ
इस पूरे प्रोसेस में हमने एक बात क्या देखी है कि द एटम्स शुड बी ऑलरेडी इन द एक्साइटेड स्टेट। जो एटम्स फोटोन को मल्टीपल कर रहे हैं वो सभी एटम्स किस में थे? दे आर इन द एक्साइटेड स्टेट। सो इफ द एटम्स, अगर आपके पास किसी एक्टिव मीडियम में एटम्स एक्साइटेड स्टेट में उनका जो नंबर है वो ज़्यादा हो और लोअर स्टेट में कम हो, मतलब कि ग्राउंड स्टेट में आपके पास लेस नंबर ऑफ एटम्स हैं एंड एक्साइटेड स्टेट में हाई नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स लार्ज हैं, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हैं, तो देयर विल बी द पॉपुलेशन inversion. Means if let us consider the N2 is the number of atoms in excited states and N1 is the number of atoms in ground states. So to have the amplification of light, अगर हम amplification चाहते हैं लाइट का, तो we should have the condition that N2 should be greater than N1, कि नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो। एंड दिस कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है, अगर नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा है और ग्राउंड स्टेट में कम है, तो देन दैट कंडीशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो अगर हम स्टिमुलेटेड एमिशन चाहते हैं, लाइट को एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं, लेज़र बनाना चाहते हैं, तो वी नीड पॉपुलेशन इन्वर्जन। सेकंड प्रोसेस जिससे कि हम लाइट को एम्पलीफाई करवा सकते हैं बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, depends on the energy density of the radiation। अगर हमने जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट करवाई है, जिस रेडिएशन को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं अपने मीडियम में, उसकी एनर्जी डेंसिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो स्टिमुलेटेड एमिशन बढ़ता है। और उसकी एनर्जी डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है? इफ़ दिस चैम्बर इज एनक्लोज्ड इन बिटवीन द पैरेलल रिफ्लेक्टर्स, अगर इस चैम्बर के पैरेलल रिफ्लेक्टर्स हों, इस चैम्बर को एनक्लोज कर रहे हों दो पैरेलल रिफ्लेक्टर्स, तो क्या होगा? जो एमिटिंग रेडिएशन होगी that will travel back and forth inside this chamber due to this reflector. So for the most of the time it will reflect back inside the chamber। अगर ये बार बार बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करती रहेगी तो जो फोटोन्स हैं, जो ये फोटोन्स, लाइट क्या है? दिस इज फोटोन्स, दीज आर फोटोन्स। जो भी लाइट अंदर ट्रैवल कर रही है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो ये फोटोन्स जो हर बार रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे, दे विल पास थ्रू द एटम्स, ये इन एटम्स में से पास होंगे। और जितनी बार ये एटम्स में से पास होंगे, द नंबर ऑफ फोटोन्स गेट मल्टीप्लाइड दैट टाइम्स, उतने ही टाइम जो फोटोन हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो रेडिएशन अगर बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करती है तो फोटोन पासिंग थ्रू द
atoms go on multiplying by repeated stimulated emission, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग, जब ये जो रेडिएशन है बाहर आएगी लेजर से, बिकॉज दिस वन ऑफ द रिफ्लेक्टर इज 1% ट्रांसमिटिंग, और एक जो इस साइड होगा दैट इज 100% रिफ्लेक्टिंग। तो इस 1% ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी के कारण जब एक रिजल्टेंट बीम बाहर आएगी तो दैट विल बी स्ट्रॉन्ग कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग कोहेरेंट बीम लाइट की मिलेगी ड्यू टू दिस स्टैंडिंग वेव फॉर्म इनसाइड दिस मीडियम बाय दीज रिफ्लेक्टर्स। लेजर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम गैस, लिक्विड या सॉलिड किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं, बट ये ऐसे गैस, लिक्विड, सॉलिड के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हों जो कि लाइट को एम्प्लीफाई करवाने की कैपेसिटी रखते हों, जो लाइट को एम्प्लीफाई करवा सके, मीन्स कि उनमें कुछ मेटास्टेबल स्टेट्स प्रेजेंट हों। ऐसा मीडियम हमें तैयार करना होता है। मेटास्टेबल स्टेट्स का मतलब होता है कि स्टेट्स, ऐसी एनर्जी स्टेट्स जिनका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा हो। लेट अस कंसीडर अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ सेकेंड। हमारे एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम क्या है? 10⁻⁸ सेकेंड। तो हमें ऐसे मेटास्टेबल स्टेट्स की ज़रूरत होती है जिसमें कि जो लाइफ टाइम हो एटम्स का 10⁻³ या -2 सेकेंड्स के आसपास हो, मतलब कम से कम इतना लाइफ स्पैन एटम कर सके। इन स्टेट्स में ऐसा एक्टिव मीडियम तैयार करना होता है। जैसे कि हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम और नियॉन की रेशो इस हिसाब से ली जाती है कि उसमें मेटास्टेबल स्टेट्स बन सके। तो एक्टिव मीडियम में हम कलेक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इस तरह से लेंगे कि दे फॉर्म द मेटास्टेबल स्टेट्स so that they can amplify the light. Second part of laser is the pumping source. Pumping source pumping source is required to achieve population inversion. हमें लेज़र एक्शन के लिए, लेजिंग एक्शन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को बहुत तेज़ी से चाहिए होता है हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्टिव मीडियम के अंदर, जिसमें कि अपर लेवल में एटम्स ज़्यादा हों और लोअर लेवल में नेग्लिजिबल नंबर ऑफ एटम्स हो। तो पंपिंग ऑप्टिकल सोर्स भी हो सकता है पंपिंग के लिए, जैसे कि फ्लैश लैंप है, और इसके लिए कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स भी लिया जा सकता है। जैसे रूबी लेजर में फ्लैश लैंप को लेकर पंपिंग करवाई जाती है।